एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, इन प्रीवियस लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स में हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड इट्स फंक्शन हमने पढ़ा। उसके बाद हमने डिसऑर्डर्स ऑफ आई और मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ा टुवर्ड्स आई डिजीज़ एंड देयर ट्रीटमेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 26, ह्यूमन ईयर। जिस तरह से हमने बोला कि आई जो है वो एज़ रिसेप्टर काम करता है, उसी तरह से ह्यूमन ईयर जो है ये भी एज़ रिसेप्टर है। इसको भी हम एज़ रिसेप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये भी ह्यूमन बॉडी का एक रिसेप्टर है। जी बेटा, बोर्ड एग्ज़ाम की देखा जाए बोर्ड एग्ज़ाम्स की तरफ, तो मोस्ट ऑफ द पेपर्स में जो है वो इन दोनों में से आई या ईयर में से जो है वो उसने पिक किया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोनों रिसेप्टर्स ही, आई भी और ईयर भी। तो इसलिए जितना इम्पोर्टेंट आप कह लें कि आई थी, जितना इम्पोर्टेंट एज रिसेप्टर, उतना ही इम्पोर्टेंट ये रिसेप्टर भी है। यानी कि जितना विजन इम्पोर्टेंट है उतनी ही ज़्यादा जो है वो हियरिंग भी इम्पोर्टेंट है। सो हियरिंग इज़ इम्पोर्टेंट एज विजन। तो दोनों चीज़ें जो हैं, बोथ ऑफ दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो रिसेप्टर्स में जैसे हमने आई के लिहाज से देखा कि आई जो है वो रिसीव करती है विजुअल इन्फॉर्मेशन को, और यहाँ पे अगर हम देखें ईयर को, तो ईयर जो है ये हेयरिंग से रिलेटेड जो है वो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है उसको परसीव करते हैं और फर्दर जो है वो उसको सेंड करते हैं टुवर्ड्स ब्रेन। तो मैंने डायग्राम जो है उसको पहले ड्रॉ कर दिया है, इसलिए ताकि हर चीज़ को हम जो है साथ साथ लेबल करते जाएँ, बहुत अच्छे तरीके से जो है हम इसको प्रिपेयर करते जाएँ। मैं पहले ही आपकी तवज्जो इस तरफ दिला दूं कि जिस तरह से मैंने कहा कि आई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका स्ट्रक्चर जो है, उसकी डायग्राम आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, बार बार उसको ड्रॉ करना है। तो उसी तरह से जो है वो ईयर जो है उसकी डायग्राम भी आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार आप उसको लेबल करें, ताकि आपको हर चीज़ का जो है वो नॉलेज हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। जी बेटा, ह्यूमन ईयर जो है, पहली बात तो यह है कि उसने डिस्कस किया है बुक में कि जितना इम्पोर्टेंट जो है वो आई है, उतना ही इम्पोर्टेंट जो है, यानी कि जितनी इम्पोर्टेंट विजन है उतनी ही इम्पोर्टेंट जो है हेयरिंग है। सो हेयरिंग के लिए नेचर ने हमें ईयर्स अता किए हैं। ईयर्स एज रिसेप्टर किस तरह से एक्ट करते हैं, हम आज स्ट्रक्चर भी देखेंगे और फंक्शन को भी देखेंगे। तो ह्यूमन ईयर जो है इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट इट्स कंपोनेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं, हम इसको भी उसी तरह से, इसके स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ह्यूमन ईयर के। फर्स्ट है सबसे आउटर, या हम कह सकते हैं आउटर और एक्सटर्नल, आउटर और एक्सटर्नल ईयर। बेटा याद रखना है, कुछ बच्चे जो हैं वो इसमें भी लेयर्स कह देते हैं जी, आउटर लेयर या एक्सटर्नल लेयर, मिडल लेयर और इंटरनल लेयर। तो आप लेयर्स आई में आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको इस तरह से नाम देंगे, आउटर और एक्सटर्नल ईयर, फिर मिडल ईयर, और देन इनर ईयर या इंटरनल ईयर। जी, ये 3 हम पॉइंट्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जी, फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ आउटर और एक्सटर्नल ईयर। तो वन बाय वन हम इनको जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है जी एक्सटर्नल ईयर। जी बेटा, एक्सटर्नल ईयर जो है, एक्सटर्नल ईयर क्या चीज़ है और इसमें कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स मौजूद हैं, उनको हम जो है लेबल करते हैं और इनको डिस्कस करते हैं। जी, एक्सटर्नल ईयर जो है, जो कान का वो हिस्सा जो बाहर नज़र आ रहा होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर।
एक्सटर्नल ईयर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, हम उनके नाम लिखते हैं और फिर हम उनको लेबल करते हैं। एक्सटर्नल ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो पिन्ना, इसी तरह से ऑडिटरी कैनाल है, पिन्ना एंड देन ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है। फिर ईयर ड्रम है, जी। तो ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम। अब साथ साथ हम फंक्शन को भी डिस्कस करते जाएंगे। पिन्ना जो है ये कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है, पिन्ना कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है कवर्ड विद स्किन। ये बाहर वाला हिस्सा जो है इसको हम नाम देते हैं पिन्ना का, हम लेबल करते हैं ये है जी पिन्ना। उसके बाद ये जो हिस्सा है इसको हम नाम देते हैं बेटा ऑडिटरी कैनाल। साथ साथ हम इनके फंक्शन की बात करते हैं। उसके बाद है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जो है ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मौजूद है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। ये मैंने ग्रीन कलर से शो किया यहाँ पे, इसको बेटा बोलते हैं हम ईयर ड्रम। जी, ये तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हो गई। तो ये जो हमने रीजन देखा है ये एक्चुअली क्या है, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम। पिन्ना जो है ये एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर है, यानी कि ब्रॉडर स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कंसिस्टेड ऑफ कार्टिलेज कवर्ड विद स्किन। कार्टिलेज जो है यानी कि जिसको आप सॉफ्ट बोन बोलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम कार्टिलेज को इन डिटेल देखेंगे। कार्टिलेज क्या चीज़ है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कह लें कि हार्ड कनेक्टिव टिश्यू लेस देन बोन्स जो है कार्टिलेज से बना हुआ जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर स्किन जो है वो कवरिंग करती है, और ये पिन्ना जो है कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर। पिन्ना का बेसिक काम क्या होता है, ये डायरेक्ट करता है साउंड वेव्स को। पिन्ना डायरेक्ट करता है, इस तरह से कलेक्शन करता है साउंड वेव्स की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शो करता हूँ इस तरह से, लेट्स से ये साउंड वेव्स हैं, तो ये साउंड वेव्स जो हैं इनकी कलेक्शन करता है और इनको डायरेक्ट करता है। इस तरह से साउंड वेव्स आ रही, तो ये साउंड वेव्स जो हैं इनको डायरेक्शन देता है पिन्ना टुवर्ड्स ऑडिटरी कैनाल। ये सारी की सारी कलेक्ट होके जो है वो ऑडिटरी कैनाल के अंदर चली जाती है। तो ये ऑडिटरी कैनाल। सो पिन्ना का फंक्शन जस्ट ये कि ये डायरेक्ट करता है, और ये जो है कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट करता है साउंड वेव्स को टुवर्ड्स ऑडिटरी कैनाल। अब काम स्टार्ट हो गया ऑडिटरी कैनाल का। ऑडिटरी कैनाल जो है ये कैसा स्ट्रक्चर है, ऑडिटरी कैनाल जो है ये भी फर्दर जो है वो जो साउंड वेव्स इसमें आती हैं इनको फर्दर डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ ईयर ड्रम, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। इसने साउंड वेव्स को ईयर ड्रम के साथ, या इसको टिम्पैनम बोला जाता है, टिम्पैनम या ईयर ड्रम के साथ जाके इसने टकराना है। अब जब ईयर ड्रम के साथ जाके साउंड वेव्स टकराएंगी तो यहाँ पे वाइब्रेशन जनरेट होंगी। बहरहाल ऑडिटरी कैनाल के से मुंसलिक कुछ एक दो बातें और। ऑडिटरी कैनाल जो है ये अपना रोल इस तरह से प्ले करती है कि इसमें कुछ वैक्स जनरेट होती हैं, कुछ ग्लैंड्स मौजूद हैं जो कि वैक्स और मॉइस्चर जनरेट करते हैं। वैक्स और मॉइस्चर का काम क्या है यहाँ पे, एक तो वैक्स और मॉइस्चर जो हैं ये डैम्पनेस को जो है वो बरकरार रखते हैं साउंड वेव्स की। फिर जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको जो है वो ट्रैप करते हैं। साथ ही साथ जो है जर्म्स वगैरह और कुछ दूसरे कह लें कि पैरासाइट्स वगैरह जो हैं उनको यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है इन ऑडिटरी कैनल। इसके अलावा जो है वो ऑडिटरी कैनाल में छोटे छोटे से सीलिया मौजूद होते हैं, वो भी इसमें जो है वो काम करते हैं। सो ऑडिटरी कैनाल जो है उसमें मेनली वैक्स और मॉइस्चर जो है वो ग्लैंड से सक्रीट किए जाते हैं जो कि ट्रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, पैरासाइट्स वगैरह को, ठीक है जी, जर्म्स को।
तो इस तरह से जो है वो साउंड वेव्स जो है प्योरीफाई होकर फर्दर मूव करती हैं टुवर्ड्स ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम जो है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं, इसका काम है वाइब्रेशंस जनरेट करना, वाइब्रेशंस। और दूसरा काम है एंड कनेक्ट्स एक्सटर्नल ईयर टू मिडल ईयर। ये एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर के साथ कनेक्ट करता है। इस तरह से आप कह सकते हैं ईयर ड्रम जो है ये एक कनेक्शन है बिटवीन एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर। अब आप कह लें कि साउंड वेव्स जो हैं वो एक्सटर्नल ईयर से पास होकर मिडल ईयर के पास चली गई। अब मिडल ईयर में इनको फर्दर एम्पलीफाई किया जाता है। मिडल ईयर में कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको ज़रा लेबल करते हैं। मिडल ईयर में ये फर्स्ट बोन, मिडल ईयर में मेनली 3 बोन्स शामिल हैं। मिडल ईयर में मेनली 3 बोन्स शामिल हैं। सबसे पहले मेलियस, देन इंकस और देन स्टेप्स। मेलियस, इंकस और स्टेप्स, ये 3 बोन्स मौजूद हैं और इनके साथ एक ये यूस्टेचियन ट्यूब्यूल है और एक ओवल विंडो। ये इनसाइड जो है इसको भी मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। जी बेटा, तो ये 3 बोन्स मेलियस, इंकस और स्टेप्स। अब मेलियस, इंकस और स्टेप्स जो हैं इनको कलेक्टिवली बोला जाता है मिडल ईयर ऑसिकल्स। तो आप ये कह सकते हैं ये जो पार्ट्स हैं ये सारे के सारे किसके हैं, मिडल ईयर के। जी, मिडल ईयर के डिफरेंट पार्ट्स को ज़रा देखते हैं हम। लेक्चर का सेकंड जो की पॉइंट है बेटा वो है मिडल ईयर। तो मिडल ईयर के की पॉइंट्स को ज़रा देख लेते हैं कि मिडल ईयर के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। जी, सेकंड पॉइंट है हमारे पास मिडल ईयर। तो मिडल ईयर में जैसे कि मैंने अभी नाम दिया कि 3 चीज़ें मौजूद हैं। मेलियस, 3 बोन्स शामिल हैं, मेलियस, इंकस और स्टेप्स। इनको कलेक्टिवली बोला जाता है मिडल ईयर ऑसिकल्स, मिडल ईयर ऑसिकल्स या बोन्स। एक बात और इनके हवाले से याद रखनी है, स्टेप्स जो है इसको स्मॉलेस्ट बोन बोला जाता है ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब मेलियस, इंकस और स्टेप्स जो हैं इनका क्या फंक्शन क्या है? असल में जो वाइब्रेशंस ईयर ड्रम के ज़रिए से पास होती हैं उनको फॉरवर्ड किया जाता है। इधर से ईयर ड्रम में जो वाइब्रेशन जनरेट हुई हैं वो फॉरवर्ड कर दी जाती हैं, मेलियस के हवाले कर दी जाती हैं। मेलियस जो है ये कह लें कि लेस डेंसिटी रखने वाली बोन्स हैं, लेस डेंस बोन्स हैं, इस वजह से इनमें वाइब्रेशन जो है वो फर्दर एम्पलीफाई हो जाती हैं। तो मेलियस वाइब्रेशन को फॉरवर्ड करता है, मेलियस जो बोन है ये फॉरवर्ड करती है वाइब्रेशंस को टुवर्ड्स इंकस, और देन इंकस जो है ये फॉरवर्ड करती है टुवर्ड स्टेप्स। और स्टेप्स जो है ये फिर विंडो के हवाले, ये ओवल विंडो जो है ये इसको फिर फर्दर जो है नेक्स्ट इनर ईयर या जिसको हम बोल सकते हैं इंटरनल ईयर के हवाले कर दी जाती हैं ये वाइब्रेशंस। जी बेटा, तो मिडल ईयर जो है इसमें जो वाइब्रेशन मेलियस से इंकस, इंकस से स्टेपिस या स्टेप्स, और स्टेप्स से फिर ये ओवल विंडो के हवाले कर दी जाती हैं। ओवल विंडो जो है ये वाइब्रेशंस को फॉरवर्ड करती है टुवर्ड्स इनर ईयर या इंटरनल ईयर के हवाले कर देती हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे जो मिडल ईयर के साथ मुंसलिक है वो है यूस्टेचियन ट्यूब। तो यहाँ पे मेलियस, इंकस और स्टेप्स, इसके साथ हम मेंशन करेंगे ओवल विंडो, ये भी इसका हिस्सा है मिडल ईयर का, ओवल विंडो एंड यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब ये क्या चीज़ है? ये जो मेंशन की गई यहाँ पे, ये मैंने रेड कलर से ये ड्रॉ की हुई है, इसको हम बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। इसका क्या काम होता है? ये ईयर के बोथ साइड्स पे जो है वो प्रेशर को
मेंटेन रखना इसका काम होता है। ये असल में यूस्ट्रेशियन ट्यूब जो है ये कनेक्ट करती है ईयर को विद नोज़। तो ईयर और नोज़ को ये कनेक्ट करती है यूस्ट्रेशियन ट्यूब, और इस तरह से फिर ये जो है वो प्रेशर मेंटेन रखती है दोनों साइड्स का, यानी कि ये विंडो के दोनों साइडों पे यूस्ट्रेशियन ट्यूब जो है ये प्रेशर को मेंटेन रखता है बोथ साइड्स ऑफ द ईयर। उसके बाद हम कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास है इनर ईयर, या हमारे पास थर्ड पार्ट जो है इंटरनल ईयर या इनर ईयर। इनर ईयर जो है बेटा, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखते हैं और उसके बाद इनके फंक्शंस की बात करते हैं। इनर ईयर में लेबल करते हैं हम कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो बेस है, इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। सेंट्रल पार्ट, बेस, वेस्टिब्यूल। फिर ये जो सर्कुलर रीजन है ये सारा का सारा वेस्टिब्यूल है। ये जो सर्कुलर रीजन है इसको हम बेटा बोलते हैं कॉक्लिया। कॉक्लिया। ये ग्रीन कलर की ये जो मैंने कैनाल्स ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, इनको बेटा नाम देते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल, ये मेनली तीन पार्ट्स हैं इनर ईयर के। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीन पार्ट्स जो हैं ये इनर ईयर के। इनके अब फंक्शंस की बात करें तो देखें, वाइब्रेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई, ईयर ड्रम में वाइब्रेशन जनरेट हुई और वो मेलियस इंकस स्टेप्स और देन ओवल विंडो, और ओवल विंडो से ये जो है वो ट्रांसमिट कर दी गई हैं टुवर्ड्स वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया। ठीक है जी। तो वेस्टिब्यूल जो है कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनल्स जो हैं उनकी बेस बनाते हैं। यहाँ पे जिस तरह से हमने आई का जो थर्ड पार्ट था, थर्ड लेयर थी आई की, रेटिना, उसको हमने बोला था इट इज़ सेंसरी लेयर, उसी तरह से यहाँ पे इनर ईयर जो है ये सेंसरी लेयर है, ये सेंसरी पार्ट है ऑफ ईयर। इसमें भी कौन सा हिस्सा जो है वो सेंसरी है, याद रखना इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सेंसरी पार्ट वो कॉक्लिया है। कॉक्लिया क्या चीज़ है? कॉक्लिया भी तीन डक्ट्स पर मुश्तमिल है, तीन कह लें कि ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल है, कैनाल्स पर मुश्तमिल है, जो कि एक दूसरे के गिर्द जो है वो लिपटी हुई हैं। और इनमें से जो सेंटर वाली जो है ये कॉक्लिया तीन जो है वो कैनाल्स पर मुश्तमिल है, डक्ट्स पर मुश्तमिल है। जो इनमें मिडल डक्ट है उसमें सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं जो कि जनरेट करते हैं ऑडिटरी नर्व्स। ये ऑडिटरी नर्व्स जो हैं ये ऑडिटरी नर्व के ज़रिए से, ऑडिटरी इम्पल्सेस या ऑडिटरी नर्व इम्पल्सेस जो हैं उनको ऑडिटरी नर्व के ज़रिए से भेज दिया जाता है टुवर्ड्स टेम्पोरल पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। हमने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े हैं तो हमें पता है कि हियरिंग और स्मेल का काम जो है वो कॉर्टेक्स का, सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी कि सेरिब्रम का जो पार्ट था कॉर्टेक्स, उसको हमने 4 लूब्स में डिवाइड किया था, याद हो, फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। तो टेम्पोरल जो है इट इज़ रिलेटेड टू हियरिंग एंड स्मेल। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो जाएगी टुवर्ड्स ब्रेन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बात कि थर्ड पार्ट जो है यानी कि तीसरा हिस्सा जो है वो ईयर का इनर ईयर जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। फर्दर वेस्टिब्यूल जो कि बेस बनाता है, सेमी सर्कुलर कैनल। वेस्टिब्यूल का जो हियरिंग में काम है वो जस्ट वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करना है। बाकी वेस्टिब्यूल जो है इसका काम जो है वो बॉडी पोस्चर में है। बॉडी पोस्चर में इसका काम है कि हम किस तरह से जो है वो किस पोस्चर में खड़े हैं, बैठते हैं, बॉडी बैलेंसिंग में इसका काम है। उसके बाद है जी सेमी सर्कुलर कैनल्स। सेमी सर्कुलर कैनल्स जो हैं ये असल में कह लें कि एम्पलीफाई करने के लिए, वाइब्रेशन जो है उनको फर्दर एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पे ये अपना रोल प्ले करती हैं और उनसे फिर वाइब्रेशन जो है वो कॉक्लिया में पहुँचती है। कॉक्लिया जो है इसमें मोस्ट सेंसिटिव सेल्स मौजूद हैं। ख़ास तौर पे इसका जो थर्ड फ्लूइड फील्ड जो डक्ट है, थर्ड यानी कि मिडल डक्ट जो है इसकी, उसके अंदर जो है वो वाइब्रेशन जनरेट होती हैं। ये वाइब्रेशन जो है ये इम्पल्सेस जनरेट करती हैं और इस फ्लूइड में जो इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, इस फ्लूइड में वाइब्रेशन जो है वो इम्पल्सेस का बायस बनती हैं। फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ इस तरह से कि ये इसकी मिडल लेयर है लेट्स से कॉक्लिया की,
जब वाइब्रेशन इसके साथ आके टकराती हैं, चूँकि ये फ्लूइड फील्ड है तो इसमें फ्लूइड जो है उसमें वाइब्रेशन जनरेट होती हैं, वो वाइब्रेशन जो है इम्पल्सेस के बढ़ने का बायस बनती हैं। वो इम्पल्सेस जो हैं वो इस नर्व के ज़रिए से, ये ऑडिटरी नर्व है जो कि ऑडिटरी इम्पल्सेस को लेकर जाती है टुवर्ड्स ब्रेन। जी बेटा, आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ें सीखी, कुछ और भी चीज़ें हैं, पहले मैं इसको रिव्यू दे लूँ, उसके बाद हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं जो चीज़ें रह गई हैं। हमने ह्यूमन ईयर को एज रिसेप्टर जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट किया आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 26 में। एक्सटर्नल ईयर में हमने देखे 3 पार्ट्स होते हैं, पिन्ना, ऑडिटरी कैनल और ईयर ड्रम। इसी तरह से हमने सेकंड जो है वो मिडल ईयर की बात की, उसमें मैलियस इंकस और स्टेप्स, ये ऑसिकल्स हैं, बोन्स हैं जिनको मिडल ईयर बोन्स या मिडल ईयर ऑसिकल्स कहा जाता है। 2 चीज़ें और, ओवल विंडो और यूस्ट्रिचियन ट्यूब। ओवल विंडो जो है ये इसका काम वाइब्रेशन को फॉरवर्ड करना है, और यूस्ट्रिचियन ट्यूब जो है ये मिडल ईयर एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर जो है दोनों के दरमियान में, बोथ साइड्स ऑफ ईयर जो है, बोथ पार्ट्स ऑफ द ईयर, उसमें एक तो ये मेंटेन रखता है, यूस्ट्रिचियन ट्यूब जो है मेंटेन रखती है प्रेशर को, एयर प्रेशर को। उसके बाद आ जाते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ, इनर ईयर। इनर ईयर में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या क्या डिस्कस की हैं। सबसे पहले वेस्टिब्यूल, फिर सेमी सर्कुलर कैनल्स, और देन बेटा कॉक्लिया। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए, ठीक है, और इनके फंक्शन भी हमने देख लिए। तो इनमें सबसे सेंसिटिव पार्ट जो है वो है, सेंसरी पार्ट जो है वो है कॉक्लिया। और कॉक्लिया में भी अगर देखा जाए तो कॉक्लिया की 3 लेयर्स हैं, इनमें से एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल, और इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है वो है मिडल लेयर या मिडल डक्ट कॉक्लिया की। मिडल डक्ट ऐसा क्यों करती है, क्योंकि ये सारी जो है वो फ्लूइड फील्ड है। मिडल डक्ट के अंदर असल में सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं जो कि वाइब्रेशंस को रिसीव करते हैं। ये वाइब्रेशन जो हैं वो इम्पल्सेस को जनरेट करती हैं इन मिडल डक्ट ऑफ कॉक्लिया, और यहाँ से फिर जो है वो नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो जनरेट होती हैं, ये इम्पल्सेस ऑडिटरी नर्व के ज़रिए से ब्रेन को सेंड कर दी जाती हैं। लें जी, ये था हमारे पास ईयर। अब ईयर का स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने देख लिया। मैंने साथ साथ ही प्रोसेस ऑफ हियरिंग मैंने आपको समझा दिया है कि इस तरह से साउंड वेव्स जो हैं वो पिन्ना से टकराती हैं, पिन्ना से साउंड वेव्स को डायरेक्ट किया जाता है टुवर्ड्स ऑडिटरी कैनल, ऑडिटरी कैनल से वाइब्रेशन जो है वो जनरेट होती हैं इन ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के साथ जब साउंड वेव्स आके टकराती हैं तो वाइब्रेशन जनरेट होती हैं, यही वाइब्रेशन जो है वो फॉरवर्ड कर दी जाती हैं इन मिडल ईयर ऑसिकल्स। मिडल ईयर ऑसिकल से यही वाइब्रेशन जो है वो इनर ईयर में पहुंचा दी जाती हैं। इनर ईयर में ये वाइब्रेशन जो है वो वाइब्रेशन जनरेट करती हैं इन कॉक्लिया। जो है, कॉक्लिया में ख़ास तौर पर उसकी मिडल डक्ट जो है, मिडल कैनाल जो है, उसके अंदर फ्लूइड जो है उसमें वाइब्रेशन जनरेट होती हैं। दैट्स वाई इम्पल्सेस जनरेट होती हैं उसमें। वो इम्पल्सेस जो हैं वो मूव करती हैं बाय ऑडिटरी कैनल टुवर्ड्स ब्रेन। ये हो गया जी प्रोसेस ऑफ हियरिंग। अब हम बात करते हैं बेटा लास्ट पे, ह्यूमन ईयर जो है वो एज रिसेप्टर के अलावा एज बॉडी बैलेंसिंग ऑर्गन भी इस्तेमाल होता है। अब ईयर जो है ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए भी यूज़ होता है। किस तरह से ये बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है? रोल ऑफ ईयर इन बॉडी बैलेंसिंग। ईयर जो है वो बॉडी बैलेंसिंग में अपना रोल किस तरह से प्ले करता है? 2 स्ट्रक्चर्स ज़रा याद रखने हैं, बस एक शॉर्ट सा टॉपिक है। एक सेमी सर्कुलर कैनल्स और दूसरी बेटा वेस्टिब्यूल। मेनली बॉडी बैलेंसिंग में ये 2 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। सेमी सर्कुलर कैनल्स जो हैं ये एनी मूवमेंट ऑफ हेड जो है उसको डिटेक्ट करते हैं। सो आप ये कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ हेड जो है इज कंट्रोल्ड बाय सेमी सर्कुलर कैनल्स, जबकि वेस्टिब्यूल जो है ये क्या करता है? बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स बॉडी पोस्चर। तो आप ये कह लें कि ये दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों के कलेक्टिव फंक्शन की वजह से हमारी बॉडी जो है बैलेंस में रहती है। आप देखें कि ये किस तरह से नेचर ने जो है वो एक
समात का जो आला है, एक सुनने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है, जो ऑर्गन इस्तेमाल हो रहा है, उसको नेचर ने किस कदर जो है वो मॉडिफाई किया है, किस कदर जो है उसको सलाहियत अता की है कि वो बॉडी बैलेंसिंग में भी यूज़ हो रहा है। अब देखें सेमी सर्कुलर कैनल्स और वेस्टिब्यूल, वहाँ पे हमने देखा है समात में उनका इस कदर रोल नहीं है, जस्ट वो कह लें कि एम्पलीफिकेशन का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा सेमी सर्कुलर कैनल्स और वेस्टिब्यूल जो हैं ये बॉडी पोस्चर को कंट्रोल कर रहा है वेस्टिब्यूल, और सेमी सर्कुलर कैनल जो है एनी मूवमेंट इन हेड रीजन जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। सो आज के लेक्चर में हमने बेटा ईयर जो है उसको पढ़ा, और साथ साथ हमने ईयर का रोल जो है वो इन हियरिंग और अलॉन्ग विद दैट रोल ऑफ ईयर इन बॉडी बैलेंसिंग भी हमने डिस्कस किया। होप सो कि आपको समझ आई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने ये लेक्चर जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, डायग्राम जो है वो आपने प्रिपेयर करनी। अब चूँकि आज हमारे पास टाइम है तो हम जो है वो कोई मैं आपको नसीहत करना चाहता हूँ, जिस तरह से आपको पता है जिस दिन भी हमारे पास जो है वो थोड़ा बहुत टाइम होता है क्लास में, तो मेरी कोशिश ये होती है कि आपको कुछ सिखा दिया जाए। उस्ताद हमेशा वही नहीं है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट से कंसर्न रखे, जी मैंने अपना सब्जेक्ट पढ़ा दिया जी बाकी सारे मामलात जो हैं वो पेरेंट्स के हैं। नहीं, उस्ताद एक टीचर जो है वो आपको आपकी लाइफ को किस तरह से आपने स्पेंड करना है, आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखता है। किस बच्चे में कौन सी कमी है, किस बच्चे में कौन सी जो है वो गफलत है, सुस्ती है, उसको रिमूव करना, ये भी उस्ताद की जो है वो ज़िम्मेदारी होती है। तो किसी भी सब्जेक्ट का उस्ताद हो, मैं समझता हूँ कि उसको अखलाकियात के हवाले से जो है बच्चों को आगाह करते रहना चाहिए, उनको सिखाते रहना चाहिए। बेटा मैं प्रीवियसली आपको जो है वो एक दो चीज़ें समझा चुका हूँ। एक तो मैंने तकब्बुर के हवाले से आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि तकब्बुर नहीं करना, यानी कि गुरूर नहीं करना। दूसरा मैंने आपसे बात की कि पानी को ज़ाया नहीं करना। तीसरी हमारी जो इन्हीं लेक्चर्स में बात हुई इन्हीं दिनों में वो ये थी ख़ास तौर पे अदब के लिहाज से। मैं फिर से एक अदब की तरफ जो है वो आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आम तौर पे लिखा होता है कि माँ की दुआ जन्नत की हवा, फिर ये लिखा होता है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। मेरी बात ज़रा गौर से सुननी है। माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ की दुआ जन्नत की हवा। ये झूठ नहीं है, ये हकीकत है, ये अहादीस की रोशनी में ये सारे मक़ौले। बहरहाल एक और चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मफ़हूम मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब भी आप कोई हदीस मुबारक का जो है वो पेश कर रहे हों, हदीस मुबारक का हवाला दे रहे हों, तो कोशिश किया करें कि आप उसका मफ़हूम बयान किया करें। क्योंकि जब हम डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करेंगे तो नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसे अल्फाज हमारे मुँह से ना अदा हो जाएँ जिसकी वजह से कल को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनका हाथ हो और हमारा गिरबान हो कि जी ये अल्फाज जो हैं वो आपने जो है मुझसे मंसूब किए। सो इसलिए हमें जो है वो मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि हम मफ़हूम बयान करें, ना कि जो है वो हम तर्जमा या जो है वो हदीस मुबारक पेश करें। सो मैं हदीस मुबारक का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को उम्मत में सजदा करने का हक़ दिया जाता तो मैं औरत से कहता, बीवी से कहता कि वो अपने खामद को सजदा करे। तो अब आप ये अंदाज़ा करें कि किस कदर बुलंद मर्तबा है खामद का। एक बीवी जो है उसको ये हुक्म दिया जाता, ये कह देना जो है, ये कह देना ही काफ़ी है कि किस कदर बुलंद मर्तबा है अल्लाह ताला ने दिया मर्द को, कि बीवी को जो है वो समझ लें कि कह ही दिया गया है कि अगर सजदा करने की इजाज़त होती तो तुम अपने मतलब मर्द को सजदा करती, अपने खामद को सजदा करती। अब मैं इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से कहा जाता है माँ के कदमों तले जन्नत है, अगर माँ के कदमों तले बच्चे की जन्नत है तो याद रखना कि बीवी की जन्नत जो है वो उसके खामद के कदमों तले है। वो खामद की खिदमत करके जो है वो जन्नत कमा सकती है। अब अगर हम एज़ यंगस्टर्स अगर हम देखें तो हमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ माँ की ही रिस्पेक्ट नहीं करनी कि माँ के कदमों तले जन्नत है, हमें ये भी ऑब्ज़र्व करना है कि बाप जो है, बाप के कदमों तले आपकी माँ की जन्नत है। तो जिस कदर माँ का रुतबा है उससे कहीं ज़्यादा जो है वो बाप का भी रुतबा है। तो आप जो है वो दोनों को रिस्पेक्ट देंगे। बाज़ बच्चे जो हैं वो
माँ के साथ मुंसलिक होते हैं, बाज़ बच्चे जो हैं वो बाप के साथ मुंसलिक होते हैं। बहरहाल मुंसलिक होना वो अलग बात है। आप जो है वो अपने पेरेंट्स की कदर करें, माँ को उनकी जगह दें और बाप को उनकी जगह दें। याद रखना दुआओं के बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं है कोई काम भी। एक हवाला देता हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं जितनी देर तक आप अलैहिस्सलाम की वालदा हयात थीं उतनी देर तक बिला झिझक वो कोह तूर पे जाते और अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते। तो जब आप अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का इंतकाल हुआ तो फिर अल्लाह ताला ने भी कहा मूसा आज ज़रा संभल के आना, पीछे दुआ करने वाली माँ नहीं है। तो माँ का अपना रुतबा है और बाप का अपना रुतबा है। माँ और बाप को प्यार से देख लेना ही जो है वो कबूल हज का, मकबूल हज का सवाब है। तो आप प्यार भरे अंदाज में प्यार से अपने माँ बाप को देखा करें, उनके अहकामात को बजा लाएं। ज़िंदगी का पता नहीं होता, लेकिन कोशिश करनी है आपने कि अपने माँ बाप को नाराज़ ना करें। कहीं ऐसा लम्हा ना हो कि हमसे हमारे माँ बाप नाराज़ हों और हमें नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ना करे कि हमें ऐसे लम्हे में मौत आ जाए। तो फिर माँ बाप से नाराज़ या माँ बाप आपसे नाराज़ हों तो ऐसे लम्हे में मौत जो है वो सीधा हमें जो है वो जहन्नम का ईंधन बना देगी। सो कोशिश किया करें कि अपने पेरेंट्स जो है उनको खुश अखलाक़ी से पेश आएँ, उनके सामने आप उफ़ भी ना करें। सो मेरी आज की नसीहत ये है कि जितना माँ को आप कदर करें, जितनी इज़्ज़त दें, उससे कहीं ज़्यादा बाप को भी, और दोनों की जो है वो दोनों को खुश रखें। अगर आपसे माँ बाप खुश हैं तो दुनिया की तमाम मनाजिल जो हैं वो आपके लिए आसान होंगी। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा, लेक्चर नंबर 27 के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।